हेलो एवरीवन, मैं हूं हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम समझेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी यानी कि क्षतिपूर्ति की संविदा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 5 तरह के स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं। उनमें से ही सबसे पहला जो कॉन्ट्रैक्ट हम डिस्कस करेंगे वो है क्षतिपूर्ति की संविदा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट के नोट्स चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिख रहे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके केवल 150 रुपीज़ में हिंदी लैंग्वेज में और सिंपल लैंग्वेज में कॉन्ट्रैक्ट के नोट्स ले सकते हैं। भारतीय संविदा अधिनियम, जब मैंने इसका इंट्रोडक्शन आपके साथ डिस्कस किया था पहली ही वीडियो में, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहले में तो दिया गया है आपका सेक्शन 1 से लेके 75 तक कुछ ऐसे सिद्धांत दिए गए हैं, कुछ ऐसे सिंपल रूल्स बताए गए हैं कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कंसिडरेशन है, प्रपोजल है, एक्सेप्टेंस है और कई सारे सेक्शंस हैं। लेकिन जो इसका पार्ट 2 है जिसमें सेक्शन 124 से लेके 238 तक दिया गया है, उसमें ही बताया गया है कुछ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो जो हमारा भारतीय संविदा अधिनियम है उसमें 5 तरह के स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं, यानी ये विशेष संविदाएं होती हैं। सबसे पहली है क्षतिपूर्ति की संविदा, जो हम आज की वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझेंगे। इसके बाद है प्रत्याभूति की संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। इसके बाद आती है उपनिधान की संविदा, जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट भी कहते हैं। और इसके बाद आती है गिरवी रूपी उपनिधान की संविदा, इसको भी हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में आता है अभिकरण की संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। तो यहाँ पर ये 5 तरह के स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्षतिपूर्ति की संविदा। तो चलिए इसी को अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो क्षतिपूर्ति की संविदा है उसके बारे में प्रावधान किया गया है सेक्शन 124 और 125 में। सिर्फ 2 सेक्शंस हैं और दोनों ही सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से इनको समझेंगे। अगर हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करें तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर समझते हैं। तो डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 124 में। डेफिनेशन के हिसाब से वो कॉन्ट्रैक्ट यानी कि एक ऐसी संविदा जिसके द्वारा एक पार्टी दूसरी पार्टी को यानी एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को वचनदाता के आचरण से, अब वचनदाता कौन होगा? जो वचन दे रहा है, जो प्रॉमिस दे रहा है, उसके कंडक्ट से या किसी और व्यक्ति के आचरण से, मतलब किसी थर्ड पार्टी के एक्ट से दूसरे पक्षकार को हुई हानि से बचाने का वचन देता है, तो उसी को बोला जाता है क्षतिपूर्ति की संविदा। सिंपली यहाँ पर ये बताया गया है। लेकिन अगर मैं इसको आपको सिंपल मीनिंग बताऊँ तो इसका सिंपल मीनिंग है किसी को नुकसान से बचाना। आमतौर पर इसका मतलब ये होता है कि जब एक पार्टी किसी दूसरी पार्टी को होने वाली नुकसान की भरपाई का वचन देता है तो उस नुकसान की भरपाई मैं करूँगा, उसे कहते हैं क्षतिपूर्ति की संविदा। तो यहाँ पे एक पार्टी दूसरी पार्टी को नुकसान की भरपाई का वचन दे रही है कि अगर नुकसान हुआ तो भरपाई मैं करूँगा, लेकिन वो जो नुकसान है वो या तो मेरी वजह से होना चाहिए या किसी थर्ड पार्टी की वजह से हुआ हो, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। ऐसा ना हो कि भुगतान जिस व्यक्ति को आप भुगतान कर रहे हो, जिसके नुकसान की भुगतान आप कर रहे हो, उसको नुकसान अपने ही काम से हुआ है, अपने ही एक्ट से हुआ है। तो आमतौर पर जो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है वो एक कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट भी हम कह सकते हैं, एक सशर्त संविदा होती है जिसमें नुकसान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक, तो यहाँ पर देखो हम एग्जाम्पल के तौर पर एक चीज़ समझते हैं। देखो, जो बीमा की कंपनी होती है वो हमें प्रॉमिस देती है ना, जब हम किसी चीज़ का इंश्योरेंस कराते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी हमें ये वचन देती है कि अगर फ्यूचर में कोई नुकसान हुआ तो बीमा कंपनी आपको डैमेजेस देगी, आपको कंपनसेशन देगी, ये कहा जाता है। इसी तरीके से मान लो एक एग्जाम्पल और समझते हैं कि ए जो है वो बी को वचन देता है कि अगर ए के काम से, मतलब ए के काम से ही, है ना, जो वचन दे रहा है उसके काम से, या फिर किसी थर्ड पार्टी के काम से, मतलब बाहरी व्यक्ति के काम से, कोई व्यक्ति है, कॉन्ट्रैक्ट का पक्षकार नहीं है बल्कि कोई थर्ड पार्टी है, उससे अगर बी को नुकसान हुआ तो ए उसकी भरपाई करेगा, अगर नहीं हुआ तो नहीं करेगा। तो यही है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इस मामले में जो ए है वो क्षतिपूर्ति दाता, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंडेमनीफायर, क्योंकि वो नुकसान की भरपाई के लिए कह रहा है। ठीक, और जो बी है वो कहलाएगा क्षतिपूर्ति धारी, जिसको बोलते हैं इंडेमनिटी होल्डर, क्योंकि उसको जो भी नुकसान होगा उसकी क्षतिपूर्ति ए करेगा।
तो आई होप यहाँ तक आपको इस एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है इसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी के नुकसान की भरपाई का वचन दे रही है, बट जो वचन दे रहा है या तो उसके कार्य से उसे नुकसान होना चाहिए सामने वाले को, या फिर किसी थर्ड पार्टी के। अगर जिसको वचन दिया जा रहा है उसके खुद के काम से, उसके खुद के एक्ट से उसे नुकसान हुआ है, तब आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी उससे डील नहीं करेगा। ठीक, तो यहाँ पे इतना क्लियर हो गया होगा आई होप। अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं इसके असेंशियल्स की तरफ। आवश्यकता तो क्या होते हैं इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट के। तो अगर हम असेंशियल्स ऑफ इंडेमनिटी की बात करें तो इसमें एक तो दो पार्टीज होती हैं। अब देखो दो पक्षकार कैसे, अभी तो मैंने आपको बताया कि दो पक्षकार होते हैं। एक होता है क्षतिपूर्ति दाता, यानी कि जो नुकसान की भरपाई करने का वचन दे रहा है, और दूसरा होता है आपका क्षतिपूर्ति धारी, जिसको हम बोलते हैं इंडेमनिटी होल्डर। तो इंडेमनीफायर और इंडेमनिटी होल्डर, इस तरीके से इसमें दो पक्षकार होते हैं। तो यहाँ पे पार्टीज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जब तक पार्टीज नहीं होगी तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा। ये तो सबसे पहला असेंशियल है कि पार्टी होनी चाहिए, दो पक्षकार होने चाहिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए। नेक्स्ट है नुकसान होना बहुत ज़रूरी है। सामने वाला आपको किसी नुकसान की भरपाई के लिए ही तो वचन दे रहा है, और अगर आपको कोई नुकसान ही नहीं हुआ तो फिर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है वो काम कैसे करेगा, फिर तो वो लागू ही नहीं हो सकता। नेक्स्ट है जो नुकसान हो रहा है सामने वाले को, वो किसी एक्ट से हुआ हो या फिर किसी कंडक्ट से हुआ हो। मतलब जो आपको वचन दे रहा है या तो उसने कोई ऐसा कंडक्ट किया हो, एक ऐसा आचरण किया हो जिससे आपको नुकसान उठाना पड़ा, या किसी थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसा कंडक्ट किया हो, और साथ ही या फिर कोई एक्ट भी हो सकता है, कोई कार्य भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसके बाद ऐसा नुकसान मनुष्य के कार्य द्वारा होना चाहिए। मतलब किसी वो जो है नुकसान हुआ है वो कोई एक्ट ऑफ गॉड नहीं होना चाहिए। ठीक, एक्ट ऑफ गॉड का मतलब ऐसा नहीं है कि वो देवी कार्य हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके जहाज़ पे माल लदा हुआ है और समुद्र में तेज़ तूफान आता है, आने और तेज़ तूफान आ गया, आपका सारा का सारा माल ख़राब हो गया, आपकी जो भी चीज़ें थी वो सब ख़राब हो गई, तो ऐसे मामले में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का फ़ायदा नहीं उठा सकते, क्योंकि ये जो नुकसान है ये किसी व्यक्ति के एक्ट से नहीं हुआ, ये मनुष्य के कार्य से नहीं हुआ। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी तभी काम करेगा जब आपका जो नुकसान हुआ है वो किसी मनुष्य के एक्ट से हुआ है, देवी कार्य से नहीं होना चाहिए, एक्ट ऑफ गॉड नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इसमें जो प्रॉमिस किया जाता है, इसमें जो वचन दिया जाता है, वो अभिव्यक्त या विवक्षित हो सकता है। अब अभिव्यक्त का मतलब तो वो हो गया जब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट बोलकर या लिख कर करते हो तो उसे बोलते हैं अभिव्यक्त। इंग्लिश में बोलेंगे एक्सप्रेस, है ना। एक्सप्रेसली आपने किसी चीज़ को कहा, चाहे आप बोल कर करो या लिख कर करो। और विवक्षित का मतलब होता है इम्प्लाइड। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि अभिव्यक्त और विवक्षित का मतलब क्या होता है। विवक्षित जब आप बोलकर या लिखकर किसी चीज़ को नहीं करते हो, बल्कि आपके कंडक्ट से ही या मामले की परिस्थितियों से ही ये पता लग जाता है कि पक्षकारों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर विवक्षित वचन का एक उदाहरण देख लो। मान लो आपका बैंक में अकाउंट है, अब बैंक की किसी गलती की वजह से आपको पैसे का नुकसान हो जाए, तो बैंक को आपको उस नुकसान से बचाना होगा और आपको डैमेजेस देनी होंगी, आपकी क्षतिपूर्ति करनी होगी। ठीक, वो चीज़ आपको लिखकर या बोलकर तो नहीं की गई, लेकिन वो कंडक्ट से पता चल रहा है। इसके बाद हम केस लॉ डिस्कस करेंगे, एडमसन वर्सेस जार्विस 1827। इस मामले में होता क्या है, केस लॉ देख लेते हैं कि वादी जो था, जो प्लेंटिफ था, वो एक नीलामी करता था, मतलब चीज़ों की नीलामी करना उसका काम था। डिफेंडेंट के कहने पर उसने कुछ गायें जो है नीलाम कर दी, काउस गायें। बाद में पता लगा कि जो गायें थी वो डिफेंडेंट की नहीं थी, किसी और व्यक्ति की थी, जिसने वादी पे मुकदमा चलाकर पशुओं का दाम वसूल लिया था, मतलब उनका जो भी दाम बैठता था उसको वसूल लिया। अब वादी प्रतिवादी पर केस फाइल कर दिया, वादी ने, जो प्लेंटिफ था वो डिफेंडेंट पे केस ले आया। कोर्ट ने जजमेंट दिया कि वादी ने ये जो कार्य किया है ये प्रतिवादी की प्रार्थना पर किया था, इसलिए उसे ये मांगने का राइट ही नहीं था कि अगर कोई काम इलीगल सिद्ध हुआ तो उसे होने वाले नुकसान के बदले में कंपनसेशन मिलेगा। तो सिंपली यहाँ पर इस केस में कोर्ट ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया। और इसको समझने के बाद अब चलते हैं हम सेक्शन 125 पर। अब देखो 125 जो है सिर्फ 2 ही सेक्शंस हैं इससे रिलेटेड। जो सेक्शन 125 है वो हमें बता रहा है क्षतिपूर्तिधारी के अधिकार। क्षतिपूर्तिधारी कौन है, अभी तो मैंने आपको बताया, इंडेमनिटी होल्डर, जिसको वचन दिया जाता है कि तुम्हारी जो भी तुम्हारा नुकसान होगा उसकी भरपाई हो जाएगी। तो जिसको नुकसान की भरपाई का वचन दिया जा रहा है उसे बोलते हैं क्षतिपूर्तिधारी, इंग्लिश में बोलेंगे इंडेमनिटी होल्डर। तो उसके क्या क्या राइट होते हैं, तो यहाँ पे 3 तरह की बातें इसमें कही गई हैं इस सेक्शन में। सबसे पहले, जिसको नुकसान का वचन दिया गया है वो नुकसानी ले सकता है, मतलब कंपनसेशन ले सकता है।
तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी से संबंधित अगर कोई केस फाइल हो जाता है कोर्ट में, तो जितना प्रतिकर उसे देना पड़ा हो, किसे देना पड़ा हो, जो व्यक्ति जिसको वचन दिया गया है उसके नुकसान की भरपाई का, उतना ही प्रतिकर वो अगर कोई अलग से खर्चा भी लगाओ ना तो वो वसूल सकता है। तो सीधी बात यह है कि उसको कंपनसेशन वसूलने का अधिकार है जो इंडेमनिटी होल्डर है। दूसरा, मुकदमे के जो भी खर्चे वगैरह होंगे, है ना, तो वो सारे खर्चे वगैरह वसूल सकता है ना। अपने निजी खर्चे को, मुकदमे को लाने में उसने जो भी खर्च किया या जो भी मुकदमे में बचाव करने का उसने खर्च किया, तो वो सारी चीज़ें वसूल सकता है। तीसरा है हर तरह की धनराशि। धनराशि में को इंग्लिश में इसमें यहाँ पे बोलेंगे ऑल सम्स, जो भी बचा कुचा है, अगर उसने मुकदमे के दूसरे पक्षकार के साथ मान लो समझौता कर लिया, तो समझौते में दिया गया जो भी पैसा वगैरह है तो वो सारा पैसा उसको वापस मिलेगा। और अगर समझौता ऐसा हो कि एक रीजनेबल पर्सन जिसे क्षतिपूर्ति का वचन ना मिला हो, तो उसने अपने ही मुकदमे में अगर ऐसा समझौता करता। तो सिंपली यहाँ पे बस इतना ही बताया गया है कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है, इसमें इंडेमनिटी होल्डर को ये सब कुछ वसूलने का राइट होता है। जो भी उसे कंपनसेशन मिलना है वो मिलेगा, जो उसने मुकदमे में खर्च किया है वो उसको मिल जाएगा, और साथ ही जो भी धनराशि उसने समझौता वगैरह करने में खर्च की है, तो वो सारे राइट जो है सेक्शन 125 में बताया गया है। इसके बाद आता है क्षतिपूर्ति दाता के अधिकार। अब इंडेमनीफायर के क्या राइट्स होते हैं, मतलब जो व्यक्ति नुकसान की भरपाई का वचन दे रहा है उसके क्या राइट्स होंगे, ये भी तो पता होना चाहिए। अब देखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की अगर मैं बात करूं तो उसमें सेक्शन 125 इंडेमनिटी होल्डर के राइट्स के बारे में तो बताता है, लेकिन जो आपका इंडेमनीफायर है, जो नुकसान की भरपाई का वचन दे रहा है, उसके राइट्स के बारे में तो बता ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर हमने सिंपली हम इसको समझ सकते हैं कि वो भी क्या कर सकता है ना। इसको हम समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले मुकदमा दायर करने का अधिकार। तो देखो यहाँ पे क्या बताया गया है कि अगर क्षतिपूर्ति दाता, मतलब जिसने नुकसान की भरपाई का वचन दिया है, उसने क्षतिपूर्तिधारी के यानी इंडेमनिटी होल्डर के सारी नुकसान की पूर्ति कर दी है, जिस नुकसान का उसने वचन दिया था अब उसने सारे नुकसान की पूर्ति कर दी, तो वो उस थर्ड पार्टी पर मुकदमा दायर कर सकता है जिसकी वजह से वो नुकसान हुआ है। तो किस पर दायर करेगा मुकदमा? क्षतिपूर्तिदाता थर्ड पार्टी पे जिसकी वजह से नुकसान हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर इसको एक एग्जाम्पल से समझो। बीमा कंपनी एक क्षतिपूर्तिदाता है, ठीक, आपको नुकसान की भरपाई का वचन देती है बीमा कंपनी कि आपको अगर कोई नुकसान हुआ तो आपको इंश्योरेंस मिलेगा। और जिस व्यक्ति की वो क्षतिपूर्ति का वचन देती है वो क्या कहलाता है? क्षतिपूर्तिधारी कहलाता है, जिसको नुकसान की भरपाई का वचन दे रही है। तो अगर एक कार का बीमा था और कार जो है वो मतलब एक्सीडेंट में बिल्कुल ख़त्म हो गई, तो क्षतिपूर्तिधारी को हुए नुकसान की पूर्ति कौन करेगी? बीमा कंपनी करेगी, एक क्षतिपूर्तिदाता के रूप में करेगी। ऐसे में जो बीमा कंपनी के पास वही सारे राइट आ जाते हैं जो एक क्षतिपूर्तिधारी के पास थे। ठीक, और ऐसे में बीमा कंपनी उस तीसरे पक्षकार पर मुकदमा करके, उस तीसरी पार्टी पर, थर्ड पार्टी पे मुकदमा करके जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ था उससे कुछ पैसे वसूल कर सकती है। तो यही है वाद दायर करने का राइट। नेक्स्ट है नुकसानी के लिए जिम्मेदार ना होना। अब अगर क्षतिपूर्तिदाता का कोई नुकसान हुआ है जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी यानी क्षतिपूर्ति की संविदा में नहीं था, तो ऐसे में जो क्षतिपूर्तिदाता है यानी कि जो इंडेमनीफायर है, जो नुकसान की भरपाई का वचन दे रहा था, वो उस नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। यानी कि जो जो नुकसान की बात कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में है वो सिर्फ उस नुकसान की भरपाई के लिए जिम्मेदार है, ऐसे नुकसान के लिए वो जिम्मेदार नहीं होगा जिसके बारे में कोई बात ही नहीं हुई थी, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर बीमे की कॉन्ट्रैक्ट है, आपने बीमा कंपनी से बीमे का कॉन्ट्रैक्ट किया, इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट किया, उसमें ये साफ साफ लिखा है वो कि किस किस चीज़ के नुकसान होने पर आपको इंश्योरेंस मिलेगा, लेकिन जिसके बारे में नुकसान हुआ है वो बीमे के कॉन्ट्रैक्ट में ही ना लिखा हो, तो फिर ऐसे में बीमा कंपनी आपको वो नहीं दे सकती, कंपनसेशन नहीं देगी। तो यहाँ पर उसके लिए बीमा कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी। तो जो नुकसान लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में उसी के लिए जो है आपका इंडेमनीफायर जिम्मेदार है, ये उसके राइट है। इसके बाद है उतने नुकसान के लिए ही मुकदमा दायर करना जितना नुकसान चुकाया गया है। अब इसका क्या मतलब हुआ? तो जो आपका क्षतिपूर्तिदाता है यानी कि जो इंडेमनीफायर है वो थर्ड पार्टी के खिलाफ केवल उतनी ही नुकसान के लिए कोर्ट में केस फाइल कर सकता है जितना नुकसान क्षतिपूर्तिदाता को चुकाया गया है। अब यहाँ पे अगर मान लो बीमा कंपनी है और उसने इंडेमनीफायर के रूप में इंडेमनिटी होल्डर को यानी क्षतिपूर्तिधारी को 1 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में दे दिए,
तो वो भी थर्ड पार्टी से के खिलाफ 1 लाख से का ही मुकदमा दायर कर सकती है। जो इंश्योरेंस कंपनी है उससे ज़्यादा नहीं कर सकती। तो यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अभी हमने क्या समझा, क्षतिपूर्तिधारी के अधिकार जो सेक्शन 125 में दे रखे हैं, और अब हमने समझा कि जो आपका क्षतिपूर्तिदाता है उसके क्या राइट्स होते हैं। ये जो नुकसान की आपको भरपाई के लिए कह रहा है, इसके भी तो कुछ राइट्स होने चाहिए। तो आज की वीडियो में हमने क्या समझा है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है, राइट्स क्या हैं दोनों के, और इसको एग्जाम्पल के साथ समझा है। तो आई होप आपको ये जो कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आता है, यानी कि विशेष संविदा के अंदर आता है, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप चाहें तो हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको ढेर सारे नोट्स और PDF मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।